तो अभी आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली बुक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका यौगिक थेरेपी के प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मिड टर्म में। और ये पेपर वन में आएगा। ठीक है, पेपर वन है यौगिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो जहां भी हम योग के बारे में पढ़ेंगे दैट विल कम इन पेपर वन। तो योग थेरेपी के प्रिंसिपल लिमिटेशंस और सारी सिस्टम बुक का फर्स्ट चैप्टर, वो सॉरी फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, वो सब आएगा पेपर वन में। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो था टीटीसी में भी था, एज सच था, काफी कुछ सिमिलैरिटी थी। टीटीसी की जो हमारी वाईएससी वाली बुक थी पिंक कलर की, उसका लास्ट चैप्टर था, वो ही यहाँ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वहां पे उन्होंने खत्म किया था, उससे एक बेस बांध के यहाँ से शुरुआत करी है। तो किसी को याद है वो टीटीसी का, अगर जिसने भी वाइवेन से करा है टीटीसी, वो योग थेरेपी के प्रिंसिपल लिमिटेशंस वाला फर्स्ट लास्ट चैप्टर कोई नहीं आगे। पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा पैराग्राफ वाइज पढ़ो कि क्या क्या है। तो इसमें क्योंकि ये फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली बुक है, इसमें जो भी चैप्टर्स है ना वो हमारा बेस है, वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, कि क्या है, क्यों है, सब तो वो बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कि शुरू में तो वही सब इन्होंने एक फिलोसफिकल बातें बताई कि योग जो है स्पिरिचुअल साइंस है। ठीक है, योग जो थी स्पिरिचुअलिटी के लिए बनाया गया था। ठीक है, थेरेपी के लिए योग नहीं बनाया गया था। ठीक है, बट योग को अभी हम थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअली कोई योग कोई किसी को बीमार को ठीक करने के लिए थोड़ी ना योग का इन्वेंशन हुआ था पतंजलि जी ने, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी के लिए योग है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि योग जो है वो मेन, योग का मेन पर्पस थेरेपी नहीं है, बीमारी को ठीक करना नहीं, स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, तो इसमें एक और लाइन लिखिए, योग थेरेपी में जो है, योग के जरिए जब हम लोगों को ठीक करते हैं, उसके बारे में ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है कि ये करके ये लोग ठीक ही हो गए, ऐसा ही हो ही गया। सबको छोटे छोटे लेवल पे पता है बहुत कुछ चीजें, और होते भी हैं। बट एक उसके बेसिस पे कुछ एक पब्लिकेशन हो कि हाँ भाई, एक फुल प्रूफ हो कि भाई ये करके ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई, सबके पास अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं, अपने अपने क्लाइंट्स के एग्जाम्पल होते हैं, बट एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है ना, तो तब तक हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लोगों को योग सिखाना है। कभी भी ये क्लेम नहीं करनी है कि मैं ये ठीक कर दूंगा, बीपी का पेशेंट आए मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, नेवर क्लेम दिस। हमारा मेन एम क्या है, हम तुम्हें योग सिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे सिम्टम्स कंट्रोल में रहें, ठीक होगा, ये गारंटी कभी भी क्लेम नहीं करने का। ठीक है, तो योग के बेसिस पे सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च कुवलयानंद जी ने काफी रिसर्च करी। उनका जो कैवल्य धाम है लोनावला में, वहां पे काफी सारे अभी भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स, मतलब मॉडर्न थेरेपी जो मेडिकल थेरेपी है, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करके उन्होंने काफी रिसर्च किया कि योग प्रैक्टिस करके क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के लिए भी, जैसे सावन सर कहते हैं कि आगे जाके योग में किसी को बहुत इंटरेस्ट है, आगे जाके एमए करना है, पीएचडी अगर मन बने, तो ये सब एक टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, और नहीं भी कर तो अपने लेवल पे आप ये कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। वाइवियन में भी ऐसे पेपर प्रेजेंटेशंस होती हैं, अभी साल में एक बार होता है, अभी होने वाला है 17 नवंबर को, जिसमें आप लोग को जाना भी है। तो वहां पे आप अपना भी एक, जैसे होता है ना कि हम किसी को योग सिखा रहे हैं, हमारा 10-12 लोग का ग्रुप है, तो एक उनके सब पैरामीटर्स लिख के रखिए, देखिए किसको क्या कराने से क्या ठीक हो गया। तो एक सबके पास एक रहेगा, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, तो हम भी आगे जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। तो योग इज स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, तो हमें थेरेपी के लिए नहीं बनाया गया था, पहली बात तो। बट ठीक है, योग से हीलिंग होती है, ये तो हर कोई मानेंगे। अभी अलग अलग उसमें ट्रीटमेंट्स के जो हैं सिस्टम्स, उनमें क्या क्या डिसीजेस के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रीटमेंट किस किस तरीके से होता है वो बताया हुआ है। तो एलोपैथी में हमेशा सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एलोपैथी कभी भी रूट कॉज पे काम नहीं करती है,
एलोपैथी क्या करती है, क्या कहती है कि जो भी डिसीजेज हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। हम बीमार हुए तो कुछ इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ, और जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, ठीक है। बाकी जो डिसीजेज हैं वो एलोपैथी में क्या होता है कि भाई तुम्हारी जीन्स खराब है इस वजह से तुम्हें डायबिटीज हो गई, ये खराब है, एनवायरनमेंट खराब है। तो कभी भी व्यक्ति को कारण नहीं माना जाता एलोपैथी में, बाहरी फैक्टर्स को ही कारण माना जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए भी बाहरी फैक्टर्स का ही सहारा लिया जाता है, बाहरी दवाइयों का। ठीक है। और एलोपैथी हमेशा सिम्टम्स पे काम करती है। ठीक है। और हमेशा ड्रग्स से ही ट्रीटमेंट करती है, कुछ मेडिसिन देके ही ट्रीटमेंट होता है एलोपैथी में। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कहता है कोई भी डिसीज, मेरा हैंग हो गया शायद, पेज नंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बुक का पहला ही पेज पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, एक सेकेंड, हैंग हो गया मेरा शायद वीडियो, दोबारा स्टार्ट। ऐसे हटा रहे। हाँ, तो अभी आयुर्वेद क्या कहता है, ये तो था एलोपैथी की बात, तो आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कोई भी डिसीजेस हो, चाहे इन्फेक्शियस डिसीज हो, चाहे तो क्रोनिक डिसीज हो, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस, कोई भी डिसीज क्यों होती है हमें, हमारी बॉडी के त्रिदोष का बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए कोई भी डिसीज होती है। ठीक है। और आयुर्वेद में पहले बोला जाता है कि आयुर्वेद में रसायन, कोई भी मेडिसिन बाद में दी जाती है, पहले बोलते हैं अपने आहार विहार विश्रांति, यानी कि अपने आहार विहार और निद्रा को पहले करेक्ट करो। ठीक है। पहले ये करेक्शंस करो अपने लाइफस्टाइल में, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो तो फिर रसायन यानी कि मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। तो पहले अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने दोषों का बैलेंस ठीक करो, और उसमें भी मेडिसिन देने से पहले भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, जिससे कि बैलेंस को, त्रिदोष को बैलेंस में लाएं। देन लास्ट रिजॉर्ट होता है रसायन। अभी यहाँ पे एक चीज और बोली हुई है कि आयुर्वेद को कभी कभी फिफ्थ वेद भी बोलते हैं, जैसे अपने 4 वेद हैं इंडियन सिस्टम में, आयुर्वेद को कभी कभी फिफ्थ वेद भी बोलते हैं। तो अच्छा, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इसमें? ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं कि ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ये सब तो पूरा नहीं आएगा कि अलग अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, अभी आगे जाके योगिक थेरेपी के प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस वो पूरे लिखे हुए हैं, उनसे पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है कि या तो प्रिंसिपल्स लिखो या लिमिटेशंस लिखो। ठीक है। या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो। ये सिर्फ हमारे लिए समझने के लिए है। हाँ, ये क्लियर करेंगे कि योगा व्हाई इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस? कि योग जो हुआ था, योग जो योगिक टेक्स्ट लिखे हैं वो समाधि प्राप्त करने के लिए लिखे हुए हैं ना, कि अल्टीमेट कोई भी योगिक योग करते हैं तो अल्टीमेट एम क्या है योग का, समाधि। तो समाधि क्या है, एक स्पिरिचुअल, तो योग जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए लिखा गया है कि हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, ना कि हमारा बीमारी ठीक करने के लिए योग शास्त्र लिखे हुए। ठीक है। तो ये हुआ आयुर्वेद की बात। देन और भी लिखे हुए हैं, और कौन कौन सी थेरेपीज होती है, मैग्नेटोथेरेपी। तो मैग्नेटोथेरेपी क्या कहती है कि कोई भी बीमारी होती है, एनर्जी के इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, इसकी वजह से वो बीमारी है। ठीक है। तो उसके लिए मैग्नेट लगाई जाती है शरीर पे, और कहते हैं कि नॉर्थ पोल एनर्जी एमिटिंग होता है। ये जस्ट सिर्फ समझने का, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट एनर्जी इम्बैलेंस आएगा तो मैग्नेटोथेरेपी। ठीक है। देन एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं जो प्राणिक फ्लो है हमारी बॉडी में वो बिगड़ा हुआ है, तो उस फ्लो को ठीक करने के लिए जगह जगह पॉइंट्स पे प्रेशर दिया जाता है, तो एक्यूप्रेशर ये इसको मानता है। हमारे लिए सबसे मेन क्या है, योग थेरेपी और नेचुरोपैथी। तो सबसे लास्ट में इन्होंने नेचुरोपैथी और योग थेरेपी अलग अलग थेरेपीज बताई हैं। देन नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या कहती है कि डिसीजेस का, कोई भी डिसीज हो, चाहे इन्फेक्शियस डिसीज हो चाहे क्रोनिक डिसीज हो, कोई भी डिसीज क्यों होती है, आप लोग बताओ मुझे, नेचुरोपैथी क्या कहती है कि व्हाट इज द ओनली कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस? टॉक्सिन्स।
टॉक्सिन, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स की वजह से ही है। हाँ, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ गए हैं। और तो ओनली ट्रीटमेंट क्या है नेचुरोपैथी में? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स। है ना। तो ओनली कॉज इज द टॉक्सिन एंड ओनली ट्रीटमेंट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। तो नेचुरोपैथी इतनी सी बात कहती है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो नेचुरोपैथी कहती है सबसे पहले तो टॉक्सिन एक्यूमुलेट ही मत होने दो, ऐसे रखो अपने बॉडी को। अगर टॉक्सिन देन एक्यूमुलेट हो गए, पहले तो नेचुरल लिविंग से अपने टॉक्सिन्स को कंट्रोल में करके रखो। तो इसलिए हमारे कोर्स का नाम है योग, मतलब नेचुरल लिविंग एंड नेचुरोपैथी एंड योग थेरेपी। तो नेचुरल लिविंग भी पार्ट है। पहले तो नेचुरल लिविंग से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ही नहीं होने दो, अगर हुए हैं देन पंच महाभूत के थ्रू उसको ट्रीट करो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पंच महाभूत चिकित्सा। और कहते हैं कि कुछ बीमारी हुई है तो मदर नेचर को हील करने को अलाउ। पहले तो नेचर के हाल पे छोड़ दो, उसके बाद भी जैसे फीवर हुआ है तो कहते हैं 102 तक फीवर तक कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी मत लो, लेट नेचर से अपने आप को हील करने दो। फिर नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट। अभी योग क्या कहता है? योग के हिसाब से कोई भी डिसीज क्यों होती है? काफी कुछ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से अलाइंड ही है योग का डेफिनेशन भी, पर वर्डिंग इम्बैलेंस। स्पेसिफिक। हाँ, किसी ने तो बोला ना इम्बैलेंस। तो योग भी क्या, हमारी बॉडी में आपने एक टर्म पढ़ी होगी होम्योस्टेसिस होती है, कि हमारी बॉडी अपने अंदर का बैलेंस। अभी टेम्परेचर बाहर चाहे कितना ही भी हो, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर कितना मेंटेन करती है? 37। ठीक है, तो कुछ भी हो बाहर, हमारी बॉडी अपना ब्लड प्रेशर भी हमारी बॉडी अपने हिसाब से कम ज्यादा करती रहती है। ठीक है, हार्ट बीट है अपने हिसाब से कम ज्यादा करती रहती है। वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो होम्योस्टेसिस बोलते हैं उसको, कि हमारी बॉडी अपना बैलेंस बरकरार करके रखती है, एक्सटर्नल कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो सारी डिसीजेस होती हैं। तो योग ये कहता है। तो योग में ट्रीटमेंट क्या है? योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, यम नियम आसन प्राणायाम जो भी है, धारणा ध्यान समाधि, उसके थ्रू सबसे मेन हम पढ़ते हैं योग की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं लोकल इफेक्ट होते हैं, जहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहीं पे इफेक्ट, देन एसोसिएटेड आसपास के अंगों में इफेक्ट, देन मेन होते हैं सेंट्रल बेनिफिट्स। तो वो सेंट्रल बेनिफिट से क्या होता है? वो जो बैलेंस बिगड़ गया है तो वो बैलेंस रिस्टोर होता है। तो कोई भी आप योगिक प्रैक्टिस करो, कोई भी डिसीज हो इम्बैलेंस की वजह से हुई है, सेंट्रल बेनिफिट्स होगा, बैलेंस रिस्टोर होगा। कोई भी डिसीज है, कोई भी डिसीज को ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। क्या चाहिए? एक सेकंड। ठीक है, तो वही कि योग का मेन पर्पस है इक्विलिब्रियम बना के रखना, माइंड बॉडी और सोल का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वो बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस, वो अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से अभी इन्होंने थेरेपीज बताई, अलग अलग थेरेपीज क्या है कोई भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, तो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से तो सबसे पहले अगर हम सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें तो सांख्य दर्शन दुख के भी 3 प्रकार बताता है, तो उसी प्रकार से डिसीजेस के भी 3 प्रकार हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 3 प्रकार के डिसीज बताओ। अभी ये सांख्य का वो है आदि, ये वाला। दूसरा है योग वशिष्ठ का, तो योग वशिष्ठ में सांख्य वाला मत लिख देना, सांख्य वाले में योग वशिष्ठ वाला मत लिख देना। ठीक है, तो सांख्य के हिसाब से 3 प्रकार की डिसीज होती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अभी आदि भौतिक क्या है? भौतिक मतलब हमें पता है ना, फिजिकल वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, भौतिकवादी। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान तो फिजिकल आउटर वर्ल्ड। तो जो भी डिसीजेस बाहरी फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं, जैसे कोई भी इंफेक्शियस डिसीजेस बैक्टीरिया वायरस जर्म्स की वजह से हो रही हैं, तो दीज आर आदि भौतिक। देन आई आदि दैविक, दैविक मतलब कहते हैं ना उस पर दैवीय प्रकोप पड़ा, वो तो बिल्कुल अच्छा खासा था, अचानक से क्या हो गया, तो ऐसे डिसीज को बोलते हैं आदि दैविक, कि भाई हमारे कहते हैं ना बुरे कर्मों का फल। अभी जैसे कि मान सकते हैं कि कैंसर है, तो कुछ पता नहीं ना, कॉज नहीं पता, जिन्हें हेरिडिटरी डिसीजेस होती हैं, जो बचपन से बच्चे कोई डिसीज लेके पैदा हुए हैं, जेनेटिक डिसीजेस हैं,
तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो ना तो कोई बाहर से हुई ना हमारे लाइफस्टाइल खराब की वजह से हुई, जस्ट है। तो वो और आधिदैविक वो सब उसमें आती है। देन आई आध्यात्मिक। आध्यात्मिक डिसीजेस हमारे मन की वजह से है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है। तो जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिसीजों कहीं ना कहते हैं ना स्ट्रेस की वजह से होती हैं, हार्ट बीपी है, डायबिटीज है, हमारी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे माइंड बॉडी जो, या फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब आ गई आध्यात्मिक में। हमारा मन सही नहीं है, उसकी वजह से बॉडी बीमार हो रही। अभी कोई भी डिसीज है ऐसे नहीं बोल सकते ये वाली डिसीज है, ये वाली डिसीज, एक कॉमन बता सकते हैं, बट बहुत सारी, अब जैसे अगर हार्ट डिसीज है तो जरूरी नहीं है वो आध्यात्मिक ही हो, किसी किसी को स्ट्रेस की वजह से होती है, बट हो सकता है आधिदैविक भी हो, किसी की जीन्स में ही ऐसी कमी हो कि भाई वो हमेशा से कुछ हार्ट का प्रॉब्लम उसमें था, होने के चांसेस। तो कॉम्बिनेशन में हो सकती है, ऐसे मत बोलो ये डिसीज ये होती है, ये डिसीज ये वाली होती है, ऐसे नहीं, जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। देन योग वशिष्ठ के हिसाब से क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, योग वशिष्ठ वाला कौन सा है, सांख्य वाला कौन सा है, मिक्स नहीं करना है। इसमें भी इसमें दो हैं, अधिजा और अनधिजा। ठीक है, तो अधिजा मतलब प्राइमरी डिसीजेस और अनधिजा मतलब सेकेंडरी डिसीजेस। ठीक है, तो ये याद ही करना पड़ेगा, अधिजा अनधिजा। ठीक है, तो अधिजा डिसीजेस को साइकोसोमेटिक भी बोलते हैं। इसमें वही आ गई जो हमारे मेंटल ओरिजिन्स की वजह से, साइकोसोमेटिक मतलब कि हमारी खुद की दिमाग की वजह से हो रही है, साइकोसोमेटिक उन्हें बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मेंटल ओरिजिन हमारी ही माइंड की प्रॉब्लम से। इसमें भी दो प्रकार की हैं अधिजा में भी। ठीक है, सामान्य और सार। ठीक है, सामान्य यानी कि ऑर्डिनरी, सार यानी कि फंडामेंटल। इसे सारा मत पढ़ना, सार बोलते हैं ना, ये इसका सार है, ये इसका फंडामेंटल है। तो सार लिखेंगे तो सारा ही लिखेंगे। लिखेंगे तो सार लिख दो, हिंदी में सार भी लिख सकते हो, मैं तो ऐसे आर ही लिखती हूँ, मेरे को कंफ्यूजन होता है ऐसे सारा लिखने से। तो सामान्य। ठीक है, तो सामान्य यानी कि बैड थॉट्स, हमारे ही बैड थॉट्स हैं, हम ही उल्टा सीधा सोचते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक डिसीजेस, ये एक तरीके से सामान्य वाली वही डिसीज हो गई सांख्य में जो आध्यात्मिक है। ठीक है, एक कोरिलेशन आप बैठा सकते हो, जो आध्यात्मिक डिसीजेस सांख्य दर्शन बोल रहा है वही यहाँ पे हो गई अधिजा में भी जो सामान्य वाली डिसीज है बैड थॉट्स की वजह से। देन दूसरी है सार यानी कि फंडामेंटल, जो हमें बचपन से मिली हैं, बर्थ से मिली हैं या हेरिडिटरी हैं। अब हम सोचेंगे हेरिडिटरी डिसीजेस जो हैं उनको साइकोसोमेटिक अधिजा में क्यों डाला है। तो हेरिडिटरी डिसीजेस ये बोल रहे हैं अगर आदि दैविक है मतलब हमारे बुरे कर्मों का फल है, तो इस जन्म में नहीं पर हमारे पिछले जन्म में हमारे थॉट्स बुरे होंगे, तो इस जन्म में हमें वो डिसीज मिली है, तो इसलिए उसको भी साइकोसोमेटिक में डाला है। ठीक है, तो अभी जो इस टाइप की डिसीज है सार जो हमें हेरिडिटरी हैं, तो भैया उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, अविद्या के थ्रू आत्म साक्षात, मतलब वो तो अभी जब मोक्ष मिलेगा ना, आपकी अविद्या हो कि होता है ना कि हम कहते हैं अरे हमें क्यों बीमार हुआ, आधे दुख तो उसकी वजह से है कि हमें क्यों हो रहा है ये सब। तो वो अविद्या आपकी नष्ट होगी, मोक्ष प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा, तभी वो नेक्स्ट बर्थ साइकिल में वो डिसीज जाएगी, या फिर मोक्ष प्राप्त करके मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट आ जाए तो उसका क्या करें? पेशेंट आएगा तो उसको योगिक बस काउंसलिंग देनी है, उसे मेडिटेशन कराओ, उसे मतलब काम डाउन करो उसको। ऐसी डिसीजेस का कोई क्योर तो होता नहीं है, जस्ट वी हैव टू गिव देम ऐसी वाली प्रैक्टिसेस। क्या कह रहे हो रंजीत जी, अनम्यूट करके बोलो। अलग अलग नाम है एकदम, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हाँ, ना। एक दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अधिजा। इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं नहीं, देन आई अनधिजा, अनधिजा यानी सेकेंडरी। ठीक है, तो अब इसमें वो वाली डिसीज हो गई जो हमारी हमने सांख्य में पढ़ी थी आदि भौतिक वाली। ठीक है, ऐसे आपको कोई कोरिलेशन कोई पूछने नहीं वाला कि ये वाली अनधिजा है तो सांख्य के हिसाब से कौन सी है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं पूछेगा, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोरिलेट कर सकते हो, वो उन्होंने दिया था, ये क्लासिफिकेशन है हम उन्होंने दिया है। तो अनधिजा वाली कौन सी हो गई, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब
इन्फेक्शंस हो गए, इंजरी हो गई, कुछ कट लग गया, या फिर एक एज के साथ जो डिसीजेस आती है ना भाई, व्याधि तो एक इंसान का पार्ट ही है, ठीक है, तो एक एज के साथ वियर एंड टियर बॉडी का होगा, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, तो दीज आर अनअधिजा डिसीजेस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। एक बार और गो थ्रू करें। सांख्य के हिसाब से 3 है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, भौतिक यानी कि एक्सटर्नल कॉजेस, आदि दैविक यानी कि दैविक प्रकोप की वजह से, यानी कि हमारी हेरिडिटरी डिसीजेस। आध्यात्मिक यानी कि हमारे मन की वजह से, हमारे खराब मन की वजह से। देन योग वशिष्ठ के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन है, अधिजा और अनधिजा। अधिजा यानी कि प्राइमरी, जो हमारे मेंटल कॉजेस की वजह से होती है, उसमें भी 2 डिवीजन है। सामान्य यानी कि अभी का जो मन हमारा अशांत है, जिसमें साइकोसोमेटिक डिसीज आती है। देन सार, फंडामेंटल, जो पिछले जन्म के बुरे कर्म की वजह से एक है, तो वो हेरिडिटरी डिसीजेस उसमें आती है। देन अनधिजा यानी कि सेकेंडरी, भाई एक नॉर्मल होता रहता है लाइफ में, लाइफ का पार्ट है, जो कुछ डिसीज आती रहती है, जाती रहती है, ठीक हो जाते हैं, वैसी वाली, या फिर एज ओल्ड। ठीक है, तो अभी हम ये इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो Means Samayana we can change, na? Means reverse by समान। considering good thoughts. Means that will हाँ be not permanent, na? Disease, हाँ। right? हम्म, ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकते हैं ऐसे। नहीं ऐसे नहीं आ सकता वी कैन चेंज, क्योंकि किसी का मन चेंज करना, अभी जैसे बीपी है, स्ट्रेस की वजह से हम्म होता है, कोई लोग बहुत सोचते हैं, होता है, हम्म, बट उसको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। मुश्किल है। हाँ, तो बट अल्टीमेटली हुआ है कि आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, उसकी वजह से हो गई है, तो एक योग से हम्म, अपने रिवर्ट कर सकते हैं, या फिर बैलेंस रख सकते हैं कि ठीक है, आगे ना बढ़े, ओके वहीं तक रहे। ओके। वन मोर क्वेश्चन। ये हम्म वसुधा जी, सांख्य दर्शन तो 6 दर्शन में से एक ठीक है। योग वशिष्ठ मतलब कहाँ से है? वो कौन सा वाला दर्शन से है? कहाँ से? योग वशिष्ठ कोई दर्शन से नहीं है। योग वशिष्ठ क्या है, उन्होंने वशिष्ठ जी ने काफी सारी कमेंट्रीज लिखी हैं, जैसे कि पतंजलि योग दर्शन पे भी ना, ओके। वो तो संस्कृत में है, और सूत्र हैं बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में। तो योग वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ जी ने पुराने जो भी टेक्स्ट हैं, उन वो तो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में उनकी कमेंट्रीज लिखी हैं बड़ी डिटेल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो योग वशिष्ठ। जैसे मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए योग वशिष्ठ से लिया है, मतलब उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन कौन सा है करके, इसलिए योग वशिष्ठ लिया है। अदरवाइज हम लोग उसका योग वशिष्ठ कभी यूज नहीं किया ना, कभी हम लोग पढ़ा नहीं, उसका नाम हाँ ही नहीं। हाँ, पर ये योग वशिष्ठ टेक्स्ट जो है ना, काफी इम्पोर्टेंट है, और हम्म, मतलब मैं हे दर्शन। मैं कुछ बताऊं, हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि जैसे सांख्य सांख्य और योग, सांख्य हम बोलते हैं थ्योरेटिकल, इन योग इज प्रैक्टिकल। या, तो 6 दर्शन में से तो 2 दर्शन ये हैं, सांख्य एंड योग। तो सांख्य हाँ के ये 3 हो गए, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। एंड योग वशिष्ठ ने जो महर्षि पतंजलि के सूत्र को और ज्यादा वर्णन करके लिखा है, हम्म उसको योग वशिष्ठ बोला है, वहां से ये 3 हाँ, ऐसे क्लासिफिकेशन कर निकाले हैं। सकते हैं, हाँ मतलब वशिष्ठ मतलब बहुत पुराणों में वाले वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, हाँ, वही महर्षि। वही वशिष्ठ जी, हाँ। हाँ, राम त्रेता युग में राम के गुरु, उनके कुलगुरु वशिष्ठ, वो है। वो वशिष्ठ गुरु जी थे क्या उनके? नहीं हाँ तो हाँ, वशिष्ठ है। मैं वही वशिष्ठ ही वशिष्ठ थे। गुरु जी थे, हाँ लेकिन हाँ फिर तो टाइमलाइन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ हाँ, मतलब इसीलिए मैं योशित बोला। तो मुझे भी नहीं आइडिया फिर कि कभी के लिखे हुए ये सब टेक्स्ट, तो बट दैट इज योग वशिष्ठ जो है, वो योग से रिलेटेड बहुत अच्छा, मतलब काफी वेल नोन टेक्स्ट है, जो ओके रेफर करते हैं। ओके। नहीं, तो हम ये लोगों ने हम्म, टीटीसी में भी कहीं पे भी योग वशिष्ठ करके कहीं ने भी पर हम अभी लोगों ने आगे अब पढ़ेंगे, आप कई जगह नाम आएगा योग वशिष्ठ का, 2-3 जगह आएगा। यस ओके। आ, और हाँ एक क्वेश्चन था कि जो सार का आपने बताया ना कि हम्म वो बाय बर्थ आता है, तो हम्म, फिर उसका वो मतलब वो सॉल्व नहीं हो सकता वो डिजीजेस नहीं नहीं, हेरिडिटरी लाइफस्टाइल डिसीज, ठीक करेंगे तो? हाँ हाँ, नहीं नहीं अगर लाइफस्टाइल डिजीज लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो वैसा भी नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी जैसे किसी ओके। को कैंसर है बाय बर्थ,
कुछ तो नहीं ठीक हो सकता ना, मतलब होते हैं ना बहुत लोग बाय बर्थ ही कुछ बीमारी है, कोई ऑटिज्म है, ओके। डाउन हम्म। सिंड्रोम, ये सब ठीक नहीं कर सकते ना, ये तो बाय बर्थ है ही, तो इनका कोई। लेकिन ना यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि दे कैन बी क्योर्ड ओनली डिस्ट्रॉइंग अविद्या, तो मतलब वही मैंने बोला ना, अविद्या यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं, मतलब अविद्या और ब्रैकेट में लिखा है आत्म साक्षात, मतलब आप जब मोक्ष प्राप्त करोगे तभी वो साइकिल अच्छा अच्छा, आत्म कंटिन्यू होगा। साक्षात्कार, ओके ओके, हाँ। तो हम उसे सफरिंग भी कह सकते हैं शायद, फिर वो हाँ लाइफ में उस डिजीज को लेके आए, मतलब वो सफरिंग लेके आए हैं। हाँ, मतलब पुराने जन्मों अपना का बुरा बर्थ कर्म का सफरिंग। दैट हाँ सब। साइकिल दिया हुआ है ना उधर में। हाँ, तो वो ओके जब आपका साइकिल जब खत्म होगा हाँ। तभी उस सफरिंग से आप निकल पाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पंचकोश कॉन्सेप्ट, जो एक पूरा चैप्टर है पंचकोश का, तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक देख लेते हैं जस्ट यहाँ पे कि योग के हिसाब से जो भी मेन आजकल जो भी डिसीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस को छोड़ के, हम योग में कौन सी डिसीज को ट्रीट करते हैं? मेनली इन्फेक्शियस डिसीज को तो नहीं, साइकोसोमेटिक डिसीजेस के लिए ही मेनली योग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो साइकोसोमेटिक डिसीजेस पे ही ज्यादा ध्यान है। तो साइकोसोमेटिक डिजीज जो भी मतलब स्ट्रेस की वजह से होती हैं, इम्बैलेंस की वजह से, तो कोई भी साइकोसोमेटिक डिसीजेस वो क्या करती हैं कि सबसे पहले वो हमारे कहाँ पे उनका रूट कॉज कहाँ होता है? हमारे मन में। तो वो मतलब पंचकोश कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं बता, अब चैप्टर हुआ क्या पंचकोश का? अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं हुआ नहीं ना। हुआ नहीं। पंचकोश कहता है, ब्रीफ में बताती हूँ कि हमारी बॉडी की 5 कवरिंग्स हैं। ठीक है, हमारी जो आत्मा है वो 5 कवरिंग्स लेके आती है धरती पर। तो एक तो सबसे पहले आनंदमय कोश, सबसे जो ऊपर एक आत्मा है, आत्मा के ऊपर सबसे पहली कवरिंग आनंदमय कोश, जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर आती है ना आत्मा, जब आती है बच्चा आता है बिल्कुल प्योर होता है, तो दैट इज आनंदमय कोश। देन होता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब हमारी इंटेलेक्चुअल बुद्धि, जो हमें अच्छे बुरे की समझ देती है। ठीक है, देन आता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या होता है कि जो हमारा मन होता है वो एनालाइज करता है, मतलब मन क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, उसको जो दे दो वो स्टोर हाउस करता है। पर मनोमय कोश को अच्छा बुरा कौन सिखाता है? विज्ञान में कोश। ठीक है, मन का अपना कुछ अच्छे बुरे की समझ नहीं है, वो सब कुछ ग्रहण करता है, जो दे दोगे वो देख लेगा, मतलब एक तरीके से इनपुट सब ले रहा है, पर विज्ञान में कोशों से सही गलत का। देन आता है हमारा प्राण में कोश। प्राण में कोश मतलब हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनके थ्रू जो प्राण शक्ति जा रही है, बॉडी में पूरा घूम रही है। देन सबसे ऊपर हमारी ये जो बॉडी, जो हाड़ मांस का हमारा शरीर है, इसे बोलते हैं अन्नमय कोश। इसे अन्नमय कोश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अन्न से पोषित होता है, बाकी किसी को थोड़ी ना हमें खाना खिलाना है, मनोमय कोश को इसी को चाहिए खाना, तो ये अन्नमय कोश है। तो ये कहते हैं कोई भी जो हम कोई भी डिसीज देखते हैं वो अन्नमय कोश के लेवल पे दिखती है ना, कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है जो हमें ये बॉडी दिख रही है। बट अल्टीमेटली कोई भी डिसीज सबसे पहले कहाँ जन्म लेती है? मनोमय कोश में, हमारे मन के लेवल। क्योंकि हमारे मन, हम इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाता है ना हमारा मन, कि वो विज्ञान में कोश से अच्छे बुरे की समझ लेना भूल भूल जाता है। ठीक है, तो मनोमय कोश पे कोई डिसीज बहुत टाइम तक रहती है, तो वो फिर प्राणमय कोश के लेवल पे चली जाती है। कहीं ना कहीं हमारी नाड़ियों में जो चक्रों में ब्लॉकेज शुरू होता है, वो आर्टरीज वाला ब्लॉकेज नहीं, नाड़ियों वाला ब्लॉकेज। और कहीं ना कहीं वो जो प्राण ऊर्जा बह रही है 72,000 नाड़ियों में, वो प्राण ऊर्जा का फ्लो जो है वो बाधित होता है। वो भी चलता है बहुत टाइम तक, उसके बाद वो भी जब ठीक नहीं होता, तो हमें एक्चुअल डिसीज जो मॉडर्न साइंस के थ्रू हम पकड़ते हैं वो होती है। तो कहते हैं ना कोई भी डिसीज, कोई भी क्रोनिक डिसीज होती है, 10-12 साल लगते हैं उसको डिसीज आने में, एकदम से नहीं। अल्टीमेटली 10 साल पहले वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई। तो योग थेरेपी का सबसे मेन है कि हमारे मनोमय कोश के लेवल पे डिसीज को जाके ठीक करना। तो ये पंच कोश में बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम, तो यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो ये यहाँ था। पे इन्होंने बताया हुआ है जस्ट अच्छा। कि क्योंकि हम योग थेरेपी का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो योग थेरेपी में हमें पता होना चाहिए कि योग थेरेपी में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है।
लिखा है ना, योग थेरेपी विल गिव मिराकुलस रिजल्ट्स इन साइकोसोमैटिक डिसीजेस वेयर माइंड इज प्लेइंग मेजर रोल। तो सबसे ज्यादा योग थेरेपी के जो ट्रीटमेंट है वो साइकोसोमैटिक डिसीजेस में रहता है। अभी योग थेरेपी के प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। ये छोड़ देंगे। यही तो है ना, अच्छा, सैलिएंट sorry, फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स मतलब प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो कोई पूछे फीचर्स, प्रिंसिपल्स, सब कुछ एक ही आएगा। नीचे उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेम्बर हैं, वो भी प्रिंसिपल्स में ही आ जाएंगे सब, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स में तो योग थेरेपी सबसे ऊपर लिखा है पूर्णवाद। योग थेरेपी बिलीव करती है पूर्णवाद। अभी जैसे कि पूरा यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है और हमें कहते हैं कि हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, ठीक है। पिंडम ब्रह्मांडम बोलते हैं ना, कि वी आर अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, मतलब हमारे अंदर एक पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। तो हम पूरे हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। एलोपैथी क्या करती है कि यहाँ पेन हुआ, दवाई दे दी, ठीक हो गया। हार्ट बीपी बढ़ा, बीपी की दवाई दे दी, बस बीपी ठीक हो गया। पर बीपी क्यों हो रहा है, उसकी वजह से कभी कोलेस्ट्रॉल हाई है क्या, कुछ और प्रॉब्लम है क्या, एलोपैथी उस पर नहीं ध्यान देती। बीपी है, बीपी की दवाई दे दी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की अलग दवाई, दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। योग क्या कहता है कि पूरा मन, शरीर और आत्मा तीनों जुड़े हुए हैं। तो कोई भी डिसीज जो है वो होल है। ये नहीं है कि यहाँ पे डिसीज हुई, हार्ट में डिसीज हुई तो हार्ट ही हमारा खराब है। वो कह रहा है कि पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो योग जो है पूरी डिसीज को एक होल मान के चलता है कि पूरा बॉडी एक है तो पूरी डिसीज भी एक है, तो उसको ठीक भी एक मान के ही करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं पूर्णवाद का थ्योरी। तो इसीलिए योग में सेंट्रल बेनिफिट्स जो है उस पर बहुत जोर दिया जाता है कि सेंट्रल बेनिफिट्स मिलेंगे तो कोई भी डिसीज होगा साइकोसोमेटिक अपने आप ठीक होगा, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, सब ठीक होगा। तो ऐसा योग थेरेपी में ऐसा तो नहीं होता है कि डायबिटीज, हमें सिखाया जा रहा है कि डायबिटीज के लिए ये आसन है, बीपी के लिए ये आसन है, बट अल्टीमेटली सारा हम पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो अलग अलग प्रैक्टिस करवाते हैं, बट इन जनरल एक ग्रुप क्लास लेते हैं तो सबको वही प्रैक्टिस कराएंगे ना, कॉमन प्रैक्टिस, सबको लाभ मिलता है क्योंकि सेंट्रल बेनिफिट्स तो सबके सेम है। देन योग थेरेपी एंड ऑफ शूट ऑफ योग फिलोसफी। देन अगेन ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि योग जो है दैट इज अ स्पिरिचुअल साइंस, वो एक फिलोसफी है, ठीक है। वो थेरेपी बना दिया है हमने उससे, बट एक्चुअली इट्स अ फिलोसफी। तो योग डज नॉट डील विद द डिसीजेस बट रेदर विद द डिसीज्ड, ठीक है। तो ये बहुत आ जाता है कि ये ट्रू और फॉल्स। तो योग जो है वो डिसीज पे काम नहीं करता है। योग क्या है, जो पर्सन है उस पे काम करता है, हर एक के मन पे काम करता है। तो योग डील विद द डिसीज्ड, मतलब जो बीमार है, बीमारी पे एक्ट नहीं करता है, बीमार पे एक्ट करता है। तो सारी बीमारी, तुम्हें आज ये बीमारी हुई, आज एलोपैथी की होती है, आज ये बीमारी हुई, आज इस बीमारी की दवाई दे दी, ये ठीक हो गई, बट फिर अगले दिन कुछ और बीमारी हो जाएगी, फिर अगले दिन। तो योग क्या है, पूरी ओवरऑल आपको ठीक करता है, ना कि उस खास उस एक बीमारी। तो इसलिए योग में बीमारियों का नाम लेके ज्यादा ठीक नहीं, वो नहीं होता है। जैसे नेचुरोपैथी में भी बीमारी का कोई नाम नहीं है, खाली एक बीमारी है, टॉक्सिन बढ़ गया। ऐसे योग में भी खाली एक साइकोसोमैटिक डिसीज के हिसाब से खाली एक ही बीमारी है कि इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बीपी डायबिटीज वो हमें ठीक करने के लिए थोड़े चाहिए होते हैं टर्म्स, बट अदरवाइज योग एक सिंगल लेके चलता है। देन आहार, योग थेरेपी में आहार, जैसे आयुर्वेद में भी हमने पढ़ा आहार विहार विश्रांति। तो योग थेरेपी कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम योग थेरेपिस्ट हो जाके बस योग करवा दो, हो गया, पेशेंट को बोलो तुम ठीक हो जाओगे, नहीं, उसको आहार विहार के बारे में भी हमें जानकारी देना जरूरी है कि आहार ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आहार सिर्फ खाने वाला आहार नहीं, हम मन से क्या देख रहे हैं, हम क्या व्हाट्सएप पे क्या वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेंटल आहार इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आहार में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो युक्त आहार, क्या खा रहे हैं, मतलब खाने योग्य चीज खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं। मित आहार मतलब कितना खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
देन निद्रा, तो आहार विहार निद्रा, बाकी बस योग कर लिया 1 घंटे, बाकी दिन बैठे हुए हैं कंप्यूटर के आगे, बस टीवी के आगे बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको अगर किसी को एज अ थेरेपिस्ट जा रहे हो तो उसको पूरा एक गाइडेंस दो आहार विहार और निद्रा के बारे में। देन कंटिन्यूटी, एलोपैथी में क्या होता है, बीमारी हुई, दवाई खाई, ठीक हो गया, दवाई बंद, पेशेंट कर गया। योग थेरेपी में ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं कि आज आपको बीपी है, आपने थोड़े दिन योग किया, जीवाबंद से मुद्रा किया, बीपी नॉर्मल हो गया, फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। आपको एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है, तभी वो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। मतलब उसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है। एलोपैथी में तो डॉक्टर बोलता है 3 दिन बाद वापस आना, हम जाते ही नहीं है। हाँ, तो वो तो क्या ही करेंगे जाके डॉक्टर के पास। 3 दिन से पहले भी मत जाओ। योग सिग्निफाइज एंड एज वेल एज मीन्स, तो ये तो एक ऐसी फिलॉसफी वाली बात है कि योग का मतलब समाधि है, और योग का मतलब समाधि प्राप्त करने का जरिया भी है। तो योग उसको भी सिग्निफाई करता है, समाधि को भी, और समाधि के तक पहुंचने के जरिए को भी योग सिग्निफाई करता तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ गया, जैसे पूर्णवाद का अंदर आ रहा है ये सब? है। नहीं 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 नहीं, योग थेरेपी के प्रिंसिपल्स हैं ये सब। अच्छा, तो ठीक इसमें है, पूर्णवाद लिखना पड़ेगा? हाँ, जो भी लिख, ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा ये पैराग्राफ्स छापने हैं, आप अपने हिसाब से जो आप समझे वो लिख दो पॉइंट्स में, एक एक लाइन में लिखो। ये तो बहुत बड़ा है, इतना पेपर में इतना थोड़ा टाइम होगा कि पूरा इतना लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखो। 2-2 लाइन बना लेंगे याद करने लिखने के लिए। और अभी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे, प्रिंसिपल्स में तो सभी चीज आ जाती है ना, लिमिटेशन में खाली लिमिटेशन आती है, प्रिंसिपल में लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, है ना, उसके क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसमें लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं। तो अभी और इसमें लिखा है इफेक्टिवनेस एंड लिमिटेशन, तो बार बार लिखा हुआ है, हमें एक कंपाइल करके आंसर वहां लिखना होता है। अभी देखो इसमें लिखा हुआ है कहाँ योग थेरेपी काम नहीं करती है, मेनली कहाँ काम करती है, साइकोसोमैटिक डिसीजेस, ठीक है, जो मन से ओरिजिन, जो एक्यूट डिसीज है, इन्फेक्शियस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर कुछ ऐसी बीमारी होगी, तो वहां पे थोड़ी ना योग करने से ठीक हो जाएगी। योग करते रहेंगे तो बैलेंस रहेगा, तो बीमारियां कम होंगी। बट ये नहीं है कि आज मुझे डेंगू मलेरिया हो तो कोई आपके पास आएगा कि अरे मेरे को डेंगू हो गया, योग करवा दो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो योग थेरेपी इसमें नहीं काम करती है, एक्यूट डिसीजेस मतलब जो अभी हुई हैं और ठीक हो जाएंगी। ऑर्गेनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस, योग थेरेपी का इसमें भी काम नहीं है। डिजेनरेटिव डिजीज कौन सी होती है कि भाई एक एज के साथ आप बीमार, बीमार नहीं, एक एज के साथ शरीर का क्षय होगा, ठीक है, अमरता का वरदान लेके नहीं आए, योग करने से ऐसा नहीं कि अमर हो जाएंगे। तो डिजेनरेशन है, एज के साथ घुटने थोड़े से डिजेनरेट होंगे, योग से आप बढ़ा उसका टाइम बढ़ा सकते हो, बट उसे रोक नहीं सकते हो, ठीक है, एक बार हो गया डिजेनरेशन तो आप उसे वहीं पे रोक के रख सकते हो, थोड़ा और लंबे समय तक चला सकते हो, पर ये नहीं कि ठीक कर दो, ऐसा नहीं हो जाएगा। वस्तुतः 1 मिनट, आप जो बोल रहे थे ना, योगा बैलेंस ऑफ गॉड, बॉडी एंड माइंड ना, बैलेंस मतलब माइंड, हाँ, नहीं, बॉडी माइंड मतलब योग, एंड, वही ना, माइंड एंड बॉडी। हाँ। और कोई मेडिकल इमरजेंसी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वहां पे थोड़ी ना योग थेरेपिस्ट के पास जाएगा कि अरे मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे को कुछ बोल दो कि चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, तभी उसमें कोई काम नहीं आएगी, ठीक है ना, वहां पे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो योग थेरेपी के कहाँ कहाँ रिजल्ट्स हैं, तो अभी ये इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लिखा है, आपको वो स्टेटमेंट याद करने का जरूरत नहीं, सिचुएशन वेयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन एग्जिस्टेंस एंड सराउंडिंग्स आर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इसको भूल जाओ, ठीक है। योग थेरेपी के कहाँ है, जहाँ पे स्ट्रेस की वजह से कुछ बीमारी हुई एक है। वर्ड में ऑफिस लिख सकते थे ना ये, ऑफिस क्यों लिखना है? कॉन्फ्लिक्ट वंस एग्जिस्टेंस इन सराउंडिंग आर हाँ, क्रिएटिंग। मतलब आपके मन में कुछ द्वंद है आपको, उसकी वजह से योग, उसकी वजह से कुछ डिसीजेज हो रही हैं, कुछ स्ट्रेस है, या फिर कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, वही अगेन मानसिक बीमारियां, मन से लेके जो तन की बीमारियां हुई हैं, ठीक है। अगेन योग थेरेपी में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ऐसा नहीं है कि ये करने से ये ठीक हो जाएगा, ये प्रैक्टिस अभी एलोपैथिक में है कि हाँ ये वाली दवाई बीपी की होती है, पूरा इंडिया वही एक दवाई खा रहा है, ठीक है,
कि ये दवाई है इससे बीपी ठीक होता है, इतना ज्यादा है तो इतनी दवाई खाओ, इतना है तो ये डोज खाओ। एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। योग में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये कर लिया, ये दो आसन कर लो और तुम्हारा बीपी ठीक, ये दो आसन कर लो डायबिटीज ठीक, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। विलिंगनेस योग में, अभी यहाँ पे ना ये जो 6 से लेके जो 9th पेज है ना, इसमें थोड़ा सा ना प्रिंसिपल्स और लिमिटेशन सब मिक्स मैच है। आपको क्वेश्चन कैसे आए उसके हिसाब से पॉइंट्स जो भी मन में आए उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स जो भी दिमाग में है सारे पॉइंट्स लिख डालो, ठीक है। यहाँ पे मिक्स मैच हो रखे हैं। तो विलिंगनेस, अब योग थेरेपी में पेशेंट का विलिंगनेस बहुत जरूरी है। आप उससे, यहाँ पे क्या एलोपैथी में क्या है, पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना, डॉक्टर बोलेगा ये दवाई खाओ, बस वो दवाई खाएगा, बाकी कुछ भी करे XYZ अपनी लाइफ में, डॉक्टर को कोई करना नहीं है। यहाँ पे 1 घंटे योग करना है। दवाई क्या है, कितना हार्ड टाइम लगता है दवाई खाने में, ठीक है ना। यहाँ पे 1 घंटे योग करना है तो उसके लिए विलिंगनेस चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, उसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर और भी कुछ, ये भी सब प्रिंसिपल्स में आएंगे। तो आपको सेपरेट करने हैं, कौन से पॉइंट्स प्रिंसिपल्स में डालने, कौन से पॉइंट्स लिमिटेशंस में डालने हैं। चाहो तो आप अपने नोट्स अपने हिसाब से इसमें से मिक्स करके बना सकते हैं। टीच योगा एंड डोंट क्लेम टू ट्रीट पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दूंगा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, बड़े झूठे वादे नहीं करने हैं, ठीक है, लंबे वादे। योग इज फिलॉसफी, अपने दिमाग में बात रखो। योग थेरेपी के लिए नहीं है, पहली बात तो उसको फिलॉसफी के लिए। ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। हाँ, अच्छा, डोंट कंसंट्रेट ऑन पॉजिटिव इफेक्ट्स। सिर्फ ये मत देखो कि हाँ ये प्रैक्टिस करके ये हो रहा है, सिर्फ लोकल बेनिफिट्स पे ध्यान मत दो, पूरा ओवरऑल सेंट्रल बेनिफिट्स, पूरे उसमें क्या चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसके लाइफस्टाइल में, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। लिमिटेशंस अपने दिमाग में रखनी है किसी को भी ट्रीट करते हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि एक्यूट डिजेनरेटिव डिसीजेस में योग का कोई काम नहीं है, मतलब कोई काम नहीं, रिहेबिलिटेशन में काम है, तुरंत से वहां नहीं कर सकते। इम्पेशेंट पेशेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। योग में ऐसा नहीं है कि तुरंत से आ जाए, 2 दिन बाद तुम्हें ठीक हो जाएगा, लगना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसको वे ऑफ लाइफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट 1 महीना आपके पास आया, उसका ठीक हो गया कुछ जो भी प्रॉब्लम थी, फिर उसने बोला अब तो ठीक हो गया अब मैं छोड़ दूंगा, तो वो आगे आके आपको 3 महीने बाद ये नहीं बोल सकता मुझे ये बीमारी दोबारा हो गई। क्यों हो गई, तुमसे योग सीखा था, दोबारा क्यों हो गई, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। तो उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कई बार कुछ कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता, कुछ लाइलाज बीमारी होती है, वहां पे क्या है कि आपको फर्दर कुछ आगे डिटोरिएशन नहीं हो रहा है, फर्दर डैमेज नहीं हो रहा है, बीमारी वहीं रुक गई है। अभी आर्थराइटिस हो गई है घुटने में, योग से वापस वो जुड़, एक लेवल तक जुड़ सकती है, बट अगर बहुत ज्यादा वो गैप कम हो गया है तो योग योग करने से वापस वो गैप नहीं आ जाएगा, बट वहीं पे उतना बना हुआ है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है योग थेरेपी का। तो ये भी आपको पेशेंट को अपने बताना पड़ेगा कि वो पेशेंट कहेगा अरे मेरा गैप ही लोग वापस से अब बन जाएगा, मैं को ऑपरेशन का जरूरत ही नहीं है, किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी जो घुटने का दर्द है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जितना था उतना भी मेंटेन्ड है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग साइन। सबसे अच्छी बात, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बीमारी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और योगा डज नॉट डील विद द डिसीजेस बट द डिसीज। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स इंटरचेंजेबली कहीं ना कहीं इधर उधर यूज किए हुए हैं, आपको एक प्रिंसिपल्स लिमिटेशंस अपने दिमाग में रखने हैं, और एग्जाम में जो याद आए वो सब लिख देना है। ऐसे नहीं कि अरे सारे पॉइंट्स लिखूंगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाने कि इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बस, ठीक है ना। लिमिटेशंस, अभी हमने ऑलरेडी बहुत सारे लिमिटेशंस पढ़ लिए योग थेरेपी के, कि एक्यूट डिसीजेस में काम नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और थोड़े से पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, और थोड़े से लिमिटेशंस पढ़ते हैं। तो नो स्पेसिफिक रीजन और कॉज, योग में जैसे एलोपैथी में है कि बताते हैं कि आयुर्वेद में बोलते हैं कि त्रिदोष का इम्बैलेंस हो गया इसलिए तुम्हें बीमारी है, एलोपैथी में बोलते हैं कि चलो इस वजह से कुछ हो गया। योग में ऐसा कुछ नहीं है कि
कोई खास कॉज तुम्हारी बीमारी का योग थेरेपिस्ट तो नहीं बता सकते ना उसे। ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाके आया है, कुछ रिपोर्ट करवा के आया है, तब वो हम भी तो उसका रिपोर्ट देख के ही बताते ना कि तुम्हें हाँ भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हमारे पास खुद कोई वो नहीं है कि हम, मतलब हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा दूसरी थेरेपीज को। ये नहीं है कि अरे बिल्कुल डॉक्टर के पास जाए मत, क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस तो कुछ है नहीं। दूसरा स्टेप लिखा है योग में, कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। हम तो एक्सरे नहीं कर सकते कि भाई कितना गैप हो गया है तुम्हारा कितना आर्थराइटिस कितना बड़ा हुआ है। तो वो सब हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है। तुम्हारा B12 कितना है, तुम्हारा D3 कितना है, बोन्स की डेंसिटी कितनी है, वो सब के लिए तो एलोपैथिक से ही आपको करवा के आना पड़ेगा। तो योग में कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है। योग में ऐसा नहीं है कि कोई रूट कॉज नहीं बताते कि एक ही रूट कॉज है मन, ठीक है। पर कितना ना, अभी स्ट्रेस तो अभी हर कोई लेता ही है। तो किसी को है बीमारी, किसी को नहीं है, तो अभी कहाँ तक देखने जाए कि भाई तुमने कितना स्ट्रेस लिया। स्ट्रेस का कोई मेजरमेंट तो नहीं है। तो एक रूट कॉज एक ऐसा फिक्स नहीं है आप बता सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है योग में, ठीक है। योग थेरेपी नीड्स पेशेंट कॉपरेशन, यहाँ पे पेशेंट का फुल कॉपरेशन चाहिए। योग थेरेपी इमरजेंसी के लिए नहीं है, ठीक है। योग थेरेपी के लिए पेशेंट और थेरेपिस्ट का म्यूचुअल इंटरेक्शन होना जरूरी है। डॉक्टर के लिए क्या होता है, जैसे मुझे किसी को कुछ बीमारी हुई, तो वो अपने, जैसे बच्चे को बीमार हुआ तो मम्मी पापा दवाई ले आए, मेरे बच्चे को ये हो रहा है आप दवाई लिख के दे दो, ले आए दवाई दे दी। कई बार ऐसे हो जाता है। योग में आपको आमने सामने होना जरूरी है थेरेपिस्ट और पेशेंट का। ये लिमिटेशंस हैं। बाकी बाकी इसमें फिर से वही पंचकोश कॉन्सेप्ट 9th पेज पे बताया हुआ है, विज्ञान में कोश वगैरह, वो मैं आप बस पढ़ लेना। यही सब चीज जो मैंने बता दी वही सब है कि योग हमें देखो योग हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना सिखाता है। ये भी पॉइंट आ जाता है कि बाहर कुछ भी हो, होम्योस्टेसिस भी यही ना, बाहर टेम्परेचर कुछ भी, हमारी बॉडी 37 डिग्री मेंटेन करके चलती है। तो सिचुएशंस आएंगी, स्ट्रेसफुल चीजें होंगी लाइफ में, पॉल्यूशन भी होगा एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। हम पॉल्यूशन से नहीं बच सकते, कितना कहेंगे कि पॉल्यूशन की वजह से हमें बीमार। योग क्या है, योग चेंजेस सेल्फ रेदर देन द सिचुएशन। इट हेल्प्स इन सेल्फ मैनेजमेंट रेदर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को, बाहर की सिचुएशन को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। तो योग हमें वो सिखाता है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, आसपास शोर हो रहा, हमें शांत रहना है। तो योग हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। तो योग को अच्छा बहुत लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं। मेन थेरेपी क्या बोलते हैं लोग, किसको बोलते हैं, एलोपैथी को। बाकी सब क्या है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं ना, कि ये एक्यूप्रेशर क्या है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी। तो बट ये कह रहे हैं कि कई बार आजकल लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। सबसे पहले लोग एलोपैथी के पास जाने से पहले कुछ बीमारी के लिए योग में आते हैं। होता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई मेरे को दवाई वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले मैं योग से ही ठीक होना चाहता हूँ, अगर योग से ठीक नहीं हुआ तो दवाई के पास। तो इट इज अ मतलब रिलेटिव टर्म ऑल्टरनेटिव। आजकल लोग योग को भी मेन थेरेपी मानने लगे हैं और एलोपैथी को ऑल्टरनेटिव। तो इट्स जस्ट रिलेटिव, कौन किसको कितना, किसको किस पे कितना विश्वास है, किस थेरेपी पे, ठीक है। तो योग क्या है, कुछ डिसीजेस के लिए प्रिवेंटिव है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव है। अगर कुछ डिसीजेस हो गई तो उसके लिए क्यूरेटिव भी है, मतलब क्योर भी करेगा साइकोसोमेटिक डिसीज को। एक्यूट डिसीजेस में क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ डिजेनरेटिव डिजीज है, उस केस में योग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक ऑल्टर्न एलोपैथी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देगा। एंड रिहेबिलिएशन, रिहेबिलिएशन यानी कि कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसके बाद उसके बोन्स में कुछ हो गया, बेड पे आ गया, तो उसके बाद मन से उसको, एक तो वो वापस से हील हो, वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो व्यक्ति, और मन से भी हील हो। तो योग क्या है, कुछ केसेस में प्रिवेंटिव है, कुछ केसेस में क्यूरेटिव है, कुछ केसेस में रिहेबिलिएशन। तो ये सब चीजों में हेल्प करता ये किस के अंडर लिखेंगे हम लोग? है।
ये किसके अंडर लिखना है? क्वेश्चन मेनली यही आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस। प्रिंसिपल्स लिखो योग थेरेपी के, लिमिटेशंस लिखो। तो आपको ये सब पूरे चैप्टर में जो भी पॉइंट्स मिले, जो आपको वहां पे कंपाइल करना है वहां कर लो, जो लिमिटेशंस में कंपाइल करना है। लिमिटेशंस में प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं कुछ कुछ, मतलब लिमिटेशन तो पता है ना कि ये इसकी वो है, ड्रॉबैक्स भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके हमारा हाथ तंग है, तो दैट आर लिमिटेशंस। तो आपको जहां पे लिखे वो वाले पॉइंट्स, और बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इस सब में आते हैं, करेक्ट करो रॉन्ग। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 4 स्टेटमेंट आएंगे, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बहुत सारे स्टेटमेंट, और वो सारे स्टेटमेंट बड़े टफ टफ भी आते हैं, कुछ तो बड़े इजी होते हैं, कुछ में बड़ा दिमाग लगाने पड़ता है, ऐसा लगता है सारे स्टेटमेंट सही हैं, कभी लगता है सारे ही गलत हैं। तो एक एक वर्ड का बड़ा वैल्यू है। तो ये निगेटिव जैसे ये स्टेटमेंट है, योगा डील विद द डिसीज्ड नॉट द डिसीजेस, ये स्टेटमेंट आ गया। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो उसमें भी आते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं, तो ये बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके लिए पूरा ये चैप्टर ऐसा है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो जिनमें से ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो रटना कुछ नहीं, क्लियर करेंगे, रखेंगे दिमाग में तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे पूछना है इसमें से कुछ, योग थेरेपी के प्रिंसिपल्स, लिमिटेशंस, इसे ये ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है सब कुछ चेक करके। ज्यादा नहीं एक बार ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन थोड़ा टेंशन वाला हो गया हाँ, अच्छा। ज्यादा नहीं हुआ है। नहीं, एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। एक दो बार बस रीड करो, अभी समझ, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आप सोच लो कि समझ में आ गए, ठीक है, अभी आपने रीड समझा करेंगे। दिया तो फिर अभी तो इतना नहीं लगेगा, थोड़ा इजी हाँ, जाएगा थोड़ा। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये बार बार पढ़े, और स्कोरिंग भी है क्योंकि ये पढ़ लिए ना, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो बड़े बड़े चैप्टर्स करने से पहले ये छोटे छोटे चैप्टर्स, क्योंकि जिनमें बहुत कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देंगे तो स्कोरिंग है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं, नहीं, नहीं है ना? नहीं, नहीं, थैंक गॉड। नहीं। ये पूर्णवाद का एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? पूर्णवाद मतलब पूर्ण, तो योग क्या मानता है कि यूनिवर्स होल है, पूरा यूनिवर्स, और हम भी अपने आप में पूर्ण है, मतलब हमारे अंदर भी पूरा एक यूनिवर्स समाया हुआ है, मतलब पिंडम ब्रह्मांडम बोलते हैं। तो जब हमारा पूरा शरीर एक पूर्ण है, मन मतलब माइंड बॉडी एंड सोल ये एक है, ठीक है। तो ऐसा जैसे एलोपैथी क्या कहती है कि बीपी हुआ तो बीपी की दवाई दे दी, यहाँ दर्द हुआ तो यहाँ की दवाई दे दी। तो बट योग क्या कहते हैं, पूरी बॉडी पूर्ण है, जुड़ी हुई है। तो कोई एक प्रॉब्लम हुई तो ये नहीं कि ये यहाँ की प्रॉब्लम ठीक कर दी, ऐसा नहीं। योग कहता है कि पूरा शरीर एक होल है, तो पूरी बीमारी भी पूरे शरीर को है, ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पे हार्ट में बीमारी आई है तो हार्ट में ही बीमारी आई है। योग के हिसाब से पूरे शरीर में बैलेंस बिगड़ा है, इसलिए बीमारी हुई है। तो योग का ट्रीटमेंट भी पूरे शरीर का बैलेंस बनाने में है, ना कि वो एक बीमारी को ठीक करने में। ये और ये प्रिंसिपल्स अगर जब आएंगे तो हम्म। फिर उसमें सबसे पहले पूर्णवाद लिखना है और फिर बाद में ये सब पॉइंट्स लिखने हैं? नहीं, 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 ऐसा पहले बात का कुछ नहीं, जो आपको समझ में आए। जैसे ओके। प्रिंसिपल्स में आप ये लिख सकते हो कि योग थेरेपी आहार विहार निद्रा पे बहुत फोकस करती है, सिर्फ योगासन करके नहीं। ये भी लिख सकते हो ओके। कि अ, हाँ, पूर्णवाद में बिलीव करती है कि हमें, और योग के हिसाब से मतलब योग थेरेपी के हिसाब से डिसीज होती है इम्बैलेंस की वजह से। तो योग थेरेपी कहती है कि पूरा बॉडी का बैलेंस को ठीक करो। आप उसमें लोकल, एसोसिएटेड और सेंट्रल इफेक्ट्स वाला पॉइंट भी डाल सकते हो कि योग थेरेपी हम्म। से सेंट्रल बेनिफिट्स होते हैं जिससे पूरी बॉडी हील होती है। तो हम्म।
कोई भी पॉइंट, मतलब पूरे चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप डाल सकते हो। ठीक है। पंचकोश वाला पॉइंट भी डाल सकते हो कि योग थेरेपी कहती है कि मनोमय कोश से सारी डिसीज स्टार्ट होती हैं, तो सेंट्रल बेनिफिट्स मिलते हैं योग प्रैक्टिस से। तो सेंट्रल बेनिफिट्स मिलेंगे तो हमारे मनोमय कोश यानी कि हमारे रूट कॉज से योग डिसीज को ट्रीट करता है। तो वो भी एक पॉइंट है जो आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब अगर 2-3 पॉइंट यहाँ वहाँ के भी अगर हमने मिक्स एंड मैच करके लिखा तो भी मार्क्स तो मिलेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना कि नहीं आपने मतलब इसका परफेक्टली इसका ही आंसर चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। ना ऐसा कुछ नहीं है ना, हम्म। उनको समझ में आना चाहिए कि आपको योग समझ में आ गया, योग थेरेपी समझ में आ गई। ये तो एग्जाम में आपको याद करेंगे। वसुधा जी बताइए। तो देखो, हम सबको सावन सर भी कहते हैं ना, हमें परीक्षार्थी नहीं बनना है, विद्यार्थी बनना है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस इतना बहुत है। एग्जाम में मार्क्स कम आए ज्यादा आए कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छा लिख लेता है, कोई नहीं लिख पाता है, किसी को समझ में सब आ गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मेन बात है कि समझना है। तो समझ तो सब गए ना कि योग कहाँ काम करता है, तो बस इतना ही बहुत है, वही मेन है। ठीक है, तो अभी कल पढ़ेंगे होपफुली। आपका एक क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक है। अ, ये हमारे को कोई प्रोजेक्ट भी करना है क्या, मतलब कुछ मतलब किसी डिजीज को लेके फिर पूरा ऐसा कुछ पेपर लिखना है, कुछ है क्या ऐसे? वो फाइनल में डिसीजेस का लिस्ट दिया जाएगा, तो कोई एक डिसीज चुन के उसके बेसिस पे आप, मान लो ये पेशेंट है और इसका आप क्या करवाओगे, तो उसमें आप योग, नेचुरोपैथी या जो भी आप करवाना चाहो, आपको किसी को एलोपैथी की जानकारी है, फिजियोथेरेपी की जानकारी है, एक्यूप्रेशर की जानकारी है, जो भी आपके दिमाग में आए वो आप उसमें सब लिख सकते हो। मेन पॉइंट क्या है, वो पेशेंट को कैसे ठीक करना है। अच्छा, वो मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ना 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 ना, ये लिखने को, ये आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा? असाइनमेंट लिखना होगा एक तरह। असाइनमेंट है, अच्छा। हाँ तो ये आपको वैसे घर पे बैठ के ही लिखना है, ऐसा अपना सारा हाँ हाँ, रिसर्च लिख के करके? बस सबमिट करना है उसे। अच्छा, ये लास्ट मंथ में है, मतलब एंड में है? जैसे हाँ, YTTC में आपने को प्रोजेक्ट दिया था उस तरह से ना। कैसे समझते, मतलब प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है, ये असाइनमेंट टाइप से हो गया, थोड़ा कम पेजेस का रहता है, प्रोजेक्ट तो ये पूरा कभी रहता है? ये लास्ट में देंगे, बिल्कुल लास्ट में। एग्जाम के बाद। नहीं मतलब फेब्रवरी हेलो। मार्च में वो, फेब्रवरी मार्च में वो लिस्ट दी जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक है, वही पूछना था बिकॉज अगर अभी से कुछ प्रिपरेशन करना, बट आई थिंक वंस द कोर्स गेट्स ओवर तभी हमें समझ में आएगा क्या क्या कर सकते हाँ, अभी समझ में भी नहीं आएगा ना, अभी सारे सिस्टम्स होने दें, सारे सिस्टम्स के हैं। डिसीज करेक्ट, करेक्ट। करने के बाद ही कर पाएंगे। ठीक, ठीक है, थैंक वो यू। उसका अभी टेंशन नहीं लेने का, हाँ वो तो हो ठीक, जाएगा। ओके ओके, ठीक। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। ओके, थैंक यू वसुधा जी। बाय बाय। थैंक यू वसुधा थैंक जी। यू, बाय। थैंक यू, वसुधा, वसुधा नॉट वसुधा जी। वो बड़ा बड़ा फील होता है। थैंक यू वसुधा चल, अभिषेक। बाय। ओके। Thank you, Vasudha. Bye. थैंक यू।